कि मोटर क्या करता है और जनरेटर क्या करता है। ठीक है, दोनों का सिंपल सा फंक्शन पूछ लेता है कि मोटर का फंक्शन क्या है और जनरेटर का फंक्शन क्या है। तो मोटर का जो फंक्शन है, अगर हम मोटर देखें, हमारा जो मोटर है ठीक है, ये हमारा मोटर है। मोटर में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं और यहां पे जो कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होके हमको क्या मिलता है, मैकेनिकल पावर या एनर्जी। ठीक है, मोटर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है, कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी मींस हम ढेर सारे जो हम जनरल जो फैमिलियर हैं हम लोग, ठीक है, गांव में भी कई सारी आटा चक्की रहती है, ट्यूबवेल लगे रहते हैं। ठीक है, पंपिंग सेट है हमारे, प्लस कई सारे देखते हैं यहाँ पे, जैसे ट्रेन में हम देखते हैं। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं, लिफ्ट्स हैं, जितने भी हम मैक्सिमम देखे हैं, वहां जो मोटरें लगी होती हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं और वो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल। मैकेनिकल एनर्जी मींस, मैकेनिकल पावर मींस कि किसी सामान को इधर से उधर शिफ्ट करने में भी उनका हम यूज करते हैं। मैन पावर शिफ्ट करना हो, जैसे लिफ्ट में भी यूज होता है। प्लस हमें पानी निकालना है, ठीक है, प्लस हमको पानी एक जगह से दूसरी जगह में भेजना है। ट्रेन का मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेनें जाती हैं जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं, उसके लिए हम मोटर का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वो कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर सिंपल सा एक क्वेश्चन इससे पूछता है बस कन्वर्जन का, कि इसमें हम मोटर में क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, ये कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी में दे देता है। जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में हम क्या करते हैं, जनरेटर में हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। जनरेटर में हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट होके किस में जाता है, ये होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है जनरेटर। जनरेटर में जितने भी हमारे जनरेटर हो, चाहे डीजल, ठीक है, डीजल जनरेटर हुए हमारे जो गांव में हम देखते हैं, बाकी जगह भी लगे होते हैं। जनरेटर हम लेके आते हैं, जब भी पहले गांव में लाइट चली जाती थी तो जनरेटर लेके आते थे। जनरेटर क्या करता था, इसमें हम मैकेनिकल एनर्जी देते थे। मैकेनिकल एनर्जी मींस, इससे पहले वाले क्लास में हम बताए थे फैराडे साहब के बारे में। उन्होंने एक नियम दिया था, एक रूल दिया था, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। उस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक अल्टरनेटर रहता है हमारा, उसी को, क्योंकि हमको रिलेटिव मोशन लाना है, उस वाले हम क्लास में बताए हैं, उसको घुमाने के लिए हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। ठीक है, जैसे डीजल जनरेटर हुआ तो एक इंजन लगा रहता है, डीजल इंजन लगा रहता है, जो प्राइम मूवर का काम करता है और उस अल्टरनेटर के रोटर को घुमाता है। ठीक है, जैसे घुमाता है, फ्लक्स कटते हैं, फैराडे साहब बताए हैं कि जैसे ही फ्लक्स कटेगा तुरंत ईएमएफ जनरेट होगा। क्लियर? प्लस जैसे हमारा हाइड्रो पावर प्लांट में भी हमारे जनरेटर लगे रहते हैं, वो हाइड्रो जनरेटर है। वहां भी क्या है, जो मैकेनिकल पावर लग रहा है वो हाइड्रो के थ्रू लग रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम स्टीम के थ्रू हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा अल्टरनेटर रोटेट हो रहा है। ऐसे विंड एनर्जी हुआ, टाइडल एनर्जी हुआ, ठीक है, कई टाइप की एनर्जी हम मतलब मैकेनिकल फॉर्म में देते हैं, फिर वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। ठीक है, सिंपल सा बस पूछता है कि मोटर का कन्वर्जन क्या है, जनरेटर का कन्वर्जन क्या है।
ये इलेक्ट्रिकल देते हैं तो हमको मैकेनिकल मिल जाता है, और जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी देते हैं फिर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। क्लियर? अब देखो मोटर में हमेशा ध्यान रखना, किसी भी मोटर में, ठीक है, जब हम मोटर की टॉपिक पढ़ाएंगे फर्दर आगे तो हमेशा ध्यान रखना कि मोटर में हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, दैट मीन्स मोटर में हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तभी मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना कि हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हमारा मोटर चल नहीं पाएगा। क्लियर? देखो मोटर में हमारे कई मोटर हैं, ठीक है, कई मोटर होते हैं। एक होता है डीसी मोटर, ठीक है, दूसरा होता है हमारा एसी मोटर, ठीक है। डीसी मोटर ये क्या है कि हम डीसी सप्लाई देते हैं और हमारा मोटर चल जाता है। एसी मोटर पे क्या है, हम अल्टरनेटिंग करंट देते हैं, और एसी सप्लाई से जो मोटर चलता है वो एसी मोटर हो गया, डीसी सप्लाई से जो मोटर चलता है वो हमारा डीसी मोटर हो गया। पहले क्योंकि डीसी मोटर में एक क्वेश्चन कभी भी पूछता भी है, डीसी मोटर का टार्क बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, डीसी मोटर का टार्क बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए पहले इंडियन रेलवे में डीसी मोटर का यूज होता था। ट्रेनों को, जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती थी उसमें डीसी मोटर का यूज होता था, ठीक है, क्योंकि डीसी मोटर का टार्क ज्यादा है। टार्क ज्यादा किस लिए हमको चाहिए, क्योंकि टार्क जब हमारा ज्यादा होगा तब मैक्सिमम पैसेंजर को हम एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने के लिए इजिली मूव कर सकते हैं, ठीक है, इजिली हम मूव करा सकते हैं एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए, ठीक है, इसलिए टार्क ज्यादा होगा। जैसे कभी कहीं कहीं जब ट्रेनें चलती हैं तो जरूरी नहीं कि पूरा प्लेन एरिया हो, ठीक है, कभी कभी प्लेन से पहाड़ की तरफ ट्रेनें चलती हैं, ऊंचाई की तरफ ट्रेनें जाती हैं। जब ट्रेनें हमारी समतल एरिया से हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जब चलेंगे उस समय मैक्सिमम टार्क की जरूरत होती है, तो वहां पे जो डीसी मोटर यूज होता था, अभी क्या है एसी मोटर में भी हम वो टार्क लगभग अचीव कर पा रहे हैं। इसलिए अभी जो भी इंडियन रेलवे है और भी कई सारे जो ट्रेनें हैं, जो हमारे मेट्रोज हैं, उसमें हम एसी मोटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, एसी मोटर यूज कर रहे हैं। इन दोनों मोटरों के बारे में भी हम अलग अलग बताएंगे, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। एसी मोटर भी हमारी सिंगल फेज मोटर होती है, सिंगल फेज मोटर, और एक 3 फेज मोटर होती है, ठीक है, सिंगल फेज मोटर होती है, 3 फेज मोटर होती है, ठीक है। फेज सीक्वेंस पता है, फेज सीक्वेंस भी कभी कभी इजिली है लेकिन पूछ लेता है कि जनरली फेज सीक्वेंस क्या होता है। जब 3 फेज होता है तो उसमें जो फेज सीक्वेंस हम लिखते हैं, जो हमारा फेज सीक्वेंस पूछता है, जो हम फेज सीक्वेंस लिखते हैं वो होता है RYB, ठीक है, ये हमारा फेज सीक्वेंस है। दैट मीन्स R फेज, Y फेज, B फेज, ये हमारी 3 फेज मोटर होती है। फेज को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, 3 फेज मोटर, ठीक है। तो ये सब भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इसके जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो कंपटीशन में आते हैं, जो पूछे गए हैं, वो हम सब सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे आपको आसानी होगी जब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो आप उनको इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब हम 3 फेज मोटर में आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? इंडक्शन मोटर, ठीक है। देखो इंडक्शन मोटर में क्या होता है, पहले तो मोटर पढ़ रहे हैं तो मोटर में हमेशा हमको ये ध्यान रखना है कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना है, वो कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। दैट मीन्स जो शाफ्ट लगी है वो रोटेट होगी
रोटेट होगी तो उस पुली में हम जो भी पंप लगाएं या हम पुली लगा के हम कुछ और भी चीज चला सकें। जैसे गांव में चक्की रहती है, आटा वाली चक्की लगी रहती है, या कोई भी यूज हम कर सकते हैं उस शाफ्ट में लगा के। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना है उस मोटर में। ठीक है, इंडक्शन मोटर क्या है हम पढ़ेंगे आज, इंडक्शन मोटर। ठीक है, हम इसमें देंगे 3 फेज सप्लाई। ठीक है, इंडक्शन मोटर जैसे हमारा ट्रांसफार्मर है 3 फेज ट्रांसफार्मर, सेम इंडक्शन मोटर भी मान के चलो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो 3 फेज ट्रांसफार्मर के तरह ही है हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर भी। ठीक है, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर है 3 फेज ट्रांसफार्मर, वैसे ही हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर भी है। ठीक है, तो हम इंडक्शन मोटर के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, इंडक्शन मोटर जो रहता है उसमें एक पार्ट होता है हमारा क्या, स्टेटर का। ठीक है, एक हम पार्ट देखते हैं, इसका रहता है स्टेटर का रहता है। अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से देखें तो ये हमारा इंडक्शन मोटर। ठीक है, इसमें हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, R बाई B। 3 फेज हम सप्लाई दें किसमें, इंडक्शन मोटर में। ये हमारा हो गया स्टेटर पार्ट, और बीच में होता है हमारा रोटर। ठीक है, ये हो गया हमारा रोटर। ठीक है, अब देखो 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम स्टेटर है, एक रोटर लगा हुआ है। हम क्या पढ़े थे, मोटर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जो मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है, मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल मतलब ये कहता है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई कंडक्टर को प्लेस कर दें, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे NS, ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जो मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई कंडक्टर को प्लेस कर दें, ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कंडक्टर डाल दें, कोई भी कंडक्टर, उसमें क्या होगा, कोई हरकत नहीं होगा। सेम मतलब कि अगर इस कंडक्टर को हम रोटेट करेंगे तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा, जैसे कि हम फैराडे लॉ के हिसाब से, फैराडे लॉ जो फैराडे साहब बोले हैं कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और एक कंडक्टर है, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन अगर होता है तो उस कंडक्टर में हमें एक ईएमएफ जनरेट होगा, पता चलेगा कि उस कंडक्टर में एक ईएमएफ जनरेट हुआ है। क्लियर। अब इसके अपोजिट हम ये करते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं और उसके बीच में एक कंडक्टर रखते हैं, लेकिन उस कंडक्टर को घुमाना नहीं है, हम वो कंडक्टर रख दिए। ठीक है, अब रख दिए तो कोई हरकत नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। लेकिन यदि हम उस कंडक्टर में पहले से ही करंट फ्लो करा दें, यदि उस कंडक्टर में हम पहले से ही करंट फ्लो करा दें, दैट मीन्स कि करंट करेंट कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ करंट करेंट कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक ऐसा कंडक्टर हो जिसमें पहले से ही करंट फ्लो हो रहा हो, उसको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तब क्या होगा। एक तो है कि मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हम एक ऐसा कंडक्टर रख दिए, कोई हरकत नहीं होगा।
अगर उस कंडक्टर को रखने के बाद इस कंडक्टर को हम घुमा दिए, दैट मींस इन मैग्नेटिक फील्ड और उस कंडक्टर के बीच रिलेटिव मोशन हुआ, तो फैराडे साहब आ जाएंगे। तुरंत क्या होगा, इस कंडक्टर में, अगर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखते हैं जिसमें पहले से ही करंट फ्लो हो रहा हो, जैसे ये कंडक्टर हम इस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिए और इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा हो, तब क्या होगा। तो मोटर में क्या करते हैं हम कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कंडक्टर प्लेस करते हैं जिसमें पहले से ही करंट फ्लो हो रहा होता है। दैट मीन्स एक कंडक्टर हम इसमें प्लेस किए जिसमें पहले से ही करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। अब यदि इस कंडक्टर में पहले से ही करंट फ्लो हो रहा है, तो जो थंब लॉ है, थंब लॉ में क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पता करना हो, जैसे इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा हो, तो थंब लॉ क्या बताता है कि इस कंडक्टर को हम ऐसे पकड़ लेंगे जिधर करंट फ्लो हो रहा है। अगर ऊपर साइड फ्लो हो रहा हो तो थंब को ऊपर कर लेंगे, ऐसे पकड़ेंगे। तो ये जो उंगलियां हैं, ये उंगलियां क्या करेंगी, ये दिखाएंगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। दैट मीन्स अगर ये कंडक्टर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो ये होंगी इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये होगा। दैट मीन्स ऐसे होगा, ऐसे पकड़ेंगे। क्लियर। अब देखो, अगर करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है तब करंट का डायरेक्शन इसका, तब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगा। मतलब किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा होता है तो उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये सबको पता है, हम लोग पढ़े भी हैं। ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम एक कंडक्टर रख रहे थे इस मैग्नेटिक फील्ड में और कुछ नहीं हो रहा था उसमें चेंजेस। फिर उस कंडक्टर को हम घुमा रहे थे, उस कंडक्टर को हम क्या कर रहे थे, घुमा रहे थे। तब इस मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच और कंडक्टर के बीच रिलेटिव मोशन हुआ। जैसे रिलेटिव मोशन हुआ, फैराडे साहब आ गए। फैराडे साहब का कहना यह है कि अगर कोई कंडक्टर आप ले लो, मैग्नेटिक फील्ड ले लो, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन करा दो, तो उस कंडक्टर में एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। क्लियर। लेकिन मोटर के केस में हम क्या करते हैं कि एक कंडक्टर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, लेकिन उस कंडक्टर में पहले से ही करंट फ्लो हो रहा होता है। क्लियर। अब देखो, इस कंडक्टर में पहले से ही करंट फ्लो हो रहा है, तो इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ना इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इस कंडक्टर में, जो कंडक्टर है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इसके कारण इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है। अब उसका डायरेक्शन अगर ऐसे है, उसका डायरेक्शन अगर ऐसे है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और इस कंडक्टर में क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, इसके कारण इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और इस करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही जनरेट होगा। अगर ऊपर की तरफ है तो इसका डायरेक्शन ये है, अगर करंट हमारा नीचे की तरफ है तो उसका डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और यहां ये जो घूम रहा है, यहां ये दोनों एक प्रकार से समझेंगे कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। सेम डायरेक्शन में आने के बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में आ गई, तो यहां ये ऐड हो जाएंगी, मतलब मजबूत हो जाएंगी। और यहां हम देख रहे हैं, यहां ऊपर पहुंचने के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो N to S जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपोजिट जा रहा है। यहां पे ये हल्का सा वीक महसूस करेंगे, क्योंकि ये आपस में जुड़ नहीं रही है। यहां पे एक दूसरे का अपोज करेंगी तो हल्का सा वीक हो जाएगा यहां पे। इसलिए क्या होगा, जो हमारा रोटर है, जो हमारा कंडक्टर है, अगर यहां वीक महसूस हुआ, यहां पे फोर्स लग रहा है, यहां पे वीक हुआ, यहां पे एक फोर्स उसको लगा
अब वो कंडक्टर हमारा क्या है, थोड़ा सा घूमेगा, थोड़ा सा, क्योंकि ये यहां पे फोर्स लगाया और ये ऐसे घुमा। जैसे ही हमारा कंडक्टर घुमा, क्योंकि जो करंट है उसमें क्या होता है, एसी करंट है। एसी करंट में क्या होता है, एसी में हम पढ़े हैं ना, एसी में साइनोसॉइडल वेव होता है। एक टाइम पे ये पॉजिटिव होंगी, एक टाइम पे ये नेगेटिव होंगी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट होने पे हाफ सेक्शन ये पॉजिटिव होगा और हाफ सेक्शन नेगेटिव होगा। हाफ सेक्शन नेगेटिव का मतलब कि पहले अगर डायरेक्शन करंट का ऊपर की तरफ था तो थोड़ी देर में फिर ये तुरंत नीचे की तरफ हो जाएगा। जैसे ही कंडक्टर हमारा घूमा, घूमने के बाद तुरंत, क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर इधर से फोर्स लगेगा, फिर कंडक्टर घूम जाएगा, फिर कंटिन्यू हमारा कंडक्टर है। या उसको हम मान लें जब मल्टीपल कंडक्टर इंसर्ट होते हैं रोटर में, एक रोटर एक फ्रेम होता है जिसमें वाइंडिंग होती है कई सारी, ठीक है, वाइंडिंग होती है इस रोटर में, यहां से हमारा शाफ्ट लगा रहता है, जिसके कारण से हमारा रोटर क्या है, घूमना चालू करेगा। इस पे जो फोर्स लगेगा, इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो F इक्वल टू IBL साइन थीटा फोर्स लगेगा, ठीक है। F इक्वल टू IBL साइन थीटा फोर्स लगेगा इस कंडक्टर पे। अगर कोई कंडक्टर जिसमें करंट पहले से फ्लो हो रहा है उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट मतलब उसमें पुट करते हैं, रखते हैं, तो इस कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगा, जिसके जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू होगी F इक्वल टू IBL साइन थीटा। अब क्योंकि करंट जो है वो अल्टरनेटिव टाइप का है, अल्टरनेटिव जो करंट है वो अल्टरनेटिव टाइप का है, दैट मीन साइनोसॉइडल वेव है। हाफ टाइम में वो पॉजिटिव होता है, हाफ टाइम में वो नेगेटिव होता है। जैसे मेरा रोटर ऐसे घूमा, क्योंकि यहाँ पे जब सेम डायरेक्शन की तरफ है वहां पे क्या है, जो फोर्स है वो उतना नहीं लग पाएगा, लेकिन जिधर कमजोर लगेगा उधर फोर्स लगेगा। दैट मीन्स हमारा यहां पे तो मजबूत हुआ, लेकिन यहां पे वीक हुआ, तो फोर्स यहां लगा नीचे की तरफ, ऐसे घुमा, तब तक फिर साइनोसॉइडल वेव चेंज हुआ, करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, अब इधर मजबूत हो जाएगा, इधर वीक हो जाएगा, फिर ये इधर लगेगा, ऐसे ऐसे घूमते हुए वो हमारा रोटर घूमना चालू कर देगा। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, हमको फिर क्या मिल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है। ये तो होता है हमारा डीसी का। हमको पहले डीसी मोटर पढ़ाना था, लेकिन इंडक्शन मोटर, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इंडक्शन मोटर से भी, डीसी मोटर से भी, ठीक है, इसलिए हम इंडक्शन मोटर पहले स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो मोटर इस तरह से हमारा वर्क करता है, ठीक। अब देखो, अब इंडक्शन मोटर में आ जाते हैं। इसमें क्या हुआ, स्टेटर है, स्टेटर में वाइंडिंग होती है, स्टेटर में हम 3 फेज सप्लाई दिए, तो इस स्टेटर के जो वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, इसके स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग होती है। इस स्टेटर के जो फील्ड वाइंडिंग में एक रोटेटिंग टाइप का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा 3 फेज सप्लाई देते ही, जिसकी वैल्यू होगी NS SS। इस वैल्यू का नॉर्थ साउथ पोल जनरेट होगा। जैसे यहां पे क्या है, परमानेंट मैग्नेट था डीसी मोटर में, एसी मोटर में क्या है, हम जब 3 फेज सप्लाई देते हैं उस समय यहां पे मैग्नेट एक जनरेट होता है, रोटेटिंग जो फील्ड वाइंडिंग है वही मैग्नेट बनाता है। रोटेटिंग टाइप का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसकी स्पीड जो होगी वो NS होगी, NS टाइम की। स्टेटर के फील्ड की स्पीड है, जो फील्ड वाइंडिंग है, स्टेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है उसकी स्पीड क्या होगी, NS होगी। क्लियर। अब हमको क्या करना है, ये जो रोटर है इसमें जो कंडक्टर है उसमें हमको करंट चाहिए। करंट इसलिए चाहिए क्योंकि हम देखे थे कि हमको मैकेनिकल एनर्जी तभी मिलेगी जब उस रोटर में कोई करंट इंसर्ट होगा, मतलब उस रोटर में कोई करंट होगा, क्योंकि करंट होगा तभी उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा
तो सेम F इक्वल टू IBL साइन थीटा, उस पर फोर्स लगेगा जिधर वीक होगा और हमारा रोटर घूमना चालू कर देगा, जैसे कि अभी हम यहाँ देखें। अब इस कंडक्टर में हमको करंट चाहिए, तो यहां तो करंट है नहीं, हम यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दिए इंडक्शन मोटर के स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग है, तो उस फील्ड वाइंडिंग में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ NS का, क्लियर, जो कि इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। अब देखो, अब रोटर में हमको करंट चाहिए, तो रोटर में करंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, रोटर में करंट के लिए क्या कर सकते हैं, फैराडे साहब क्या बता रहे थे कि एक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो और एक कंडक्टर हो, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो, तो उस कंडक्टर में एक EMF जनरेट होगा, और यदि उस कंडक्टर में EMF जो जनरेट हुआ उसको किसी क्लोज सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो उसमें एक करंट फ्लो होगा, अगर सर्किट क्लोज होगी तो, सर्किट क्लोज नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, फैराडे साहब क्या बोल रहे थे कि रोटेटिंग मैग्नेट मतलब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, तो यहां तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटेटिंग टाइप का जनरेट हो चुका जब 3 फेज सप्लाई दिए, तो क्लियर। अब ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, क्योंकि फ्रेम में वाइंडिंग हुई रहती है, ऐसे ऐसे फील्ड वाइंडिंग ऐसे ऐसे हुई रहती है फ्रेम में, ठीक है। अब इसमें जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये इस रोटर में टच कर रही है, ठीक है, ये टच कर रही है। अब इस रोटर में जो वाइंडिंग होती है, जो कंडक्टर होता है, ये हमारा कंडक्टर है, इससे ये लिंक हो रही है, इसके बीच में जो गैप है इसको एयर गैप बोलते हैं, इसके बीच में ये जो गैप है ना इसको क्या बोलते हैं, एयर गैप बोलते हैं, ठीक है। इस गैप को, जो ये गैप है इसको एयर गैप बोलते हैं। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक जो फील्ड है ये एयर गैप को पार करती हुई टच कर रही है इसके कंडक्टर को, रोटर के, ठीक है। रोटर के कंडक्टर को जब ये टच कर रही है उस समय, क्योंकि ये रोटेटिंग टाइप का है तो ऑलरेडी दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो चुका, इस कंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड मतलब EMF जनरेट हुआ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये इस एयर गैप को पार करते हुए इस कंडक्टर को टच कर रही है, जिसके कारण से इसके कंडक्टर में एक EMF जनरेट हुआ अकॉर्डिंग टू फैराडे साहब, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इस कंडक्टर में EMF जनरेट हो गया, ठीक है। अब EMF जनरेट होगा, लेकिन हमको EMF से काम नहीं चलेगा, हमको क्या चाहिए, करंट चाहिए। अगर किसी कंडक्टर में अगर हमको मैकेनिकल एनर्जी चाहिए तो मोटर में क्या होगा, जो उसके रोटर है वहां पे करंट चाहिए, क्योंकि व्हेन द करंट करेंट कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन कंडक्टर अपोजेस द फोर्स, उसको एक फोर्स लगेगा, एक महसूस होगा कि इस कंडक्टर पे कोई फोर्स लग रहा है, वो फोर्स क्या है, F इक्वल टू IBL साइन थीटा, क्लियर। अब यहां पे EMF तो जनरेट हो गया, अब करंट चाहिए, तो करंट के लिए क्या बोले थे फैराडे साहब, बोले ये थे कि अगर सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो हो जाएगा, तो यहां पे क्या करते हैं, इंडक्शन मोटर में एक रिंग होता है कॉपर की, कॉपर का छल्ला बोलते हैं, ये भी कंपटीशन में पूछता है, उस कॉपर के छल्ले को इसमें पहना देते हैं, दोनों तरफ पहना देते हैं, दोनों तरफ जो रोटर का 2 सिरा होता है ना, एक सिरा ये एक सिरा ये, दोनों तरफ कॉपर का छल्ला ऐसे पहना देते हैं, जिससे क्या होता है, सारा हमारा जो कंडक्टर है वो दोनों तरफ शॉर्ट हो जाता है। जब हमारा सारा जो कंडक्टर है वो शॉर्ट हो गया तो इसमें एक करंट जनरेट हो जाएगा, इसमें एक करंट जनरेट हो जाएगा, जो कि हमको करंट चाहिए था क्योंकि हमको मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। अब करंट जनरेट होते ही इसका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। अगर करंट जनरेट होते ही, कार्पेस लॉ भी है, थंब रूल, ये थंब लॉ है, ठीक है। थंब लॉ में क्या है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ चारों तरफ, ये इसका अगर डायरेक्शन हमको पता करना है तो हम इस रूल से पता कर लेते हैं। अब इस कंडक्टर में भी करंट फ्लो हो गया,
अब इसका भी खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड सेम इसी पे फिर वर्क करेगा, जहां पे ये क्या होगा, हमारा फिर रोटर क्या है, ये घूमना चालू कर देगा। रोटर क्या है हमारा, घूमना चालू कर देगा। दूसरा, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जहां फैराडे साहब आए वहां पे लेंज साहब भी आ जाते हैं। लेंज साहब का कहना क्या है कि कोई भी चीज जिससे उत्पन्न हुई है वो उसका विरोध करती है। दैट मीन्स कि इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही इसमें एक मतलब ईएमएफ जनरेट हुआ, उत्पन्न हुआ, करंट उत्पन्न हुआ, इसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही उत्पन्न हुआ। तो ये क्या करेगा कि इसके कारण उत्पन्न हुआ तो इसका विरोध करेगा। विरोध कैसे करेगा, इसका पीछा करके। अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का पीछा करके अगर दोनों जो रिलेटिव मोशन है उसको खत्म कर दिया जाए, अगर रिलेटिव मोशन है जैसे कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी भी जो रिलेटिव मोशन है उसको खत्म कर दिया जाए, दोनों सेम अगर उसमें है तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो उसमें कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, ना कि करंट फ्लो होगा। इस कारण से भी हम मान सकते हैं कि फिर ये रोटर क्या है कि इसका पीछा करना चालू करता है, जो कि कभी पीछा कर नहीं पाता है इस सिंक्रोनस स्पीड का। जो सिंक्रोनस स्पीड है, जो फील्ड वाइंडिंग की स्पीड है वो ns है, इसका पीछा कभी नहीं कर पाता और ये ऐसे घूमता रहता है। या हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। इसमें सबसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ गए ना कि ये किस तरह से हमारा इंडक्शन मोटर वर्क करता है। अब देखो, ये एयर गैप जितना कम होगा उतना ये मैग्नेटिक फील्ड इसको टच करेगा, अच्छे से टच करेगा, उतना ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर को अच्छे से टच करेगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा एयर गैप वाला मोटर अच्छा नहीं होता, कि ज्यादा एयर गैप होगा तो इसमें कम करंट फ्लो होगा, तो रोटर उतना मोटर उतना अच्छा नहीं रहता, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, अभी हम और आगे डिटेल में बताएंगे। इसमें यहां से जो क्वेश्चन पूछता है, रिलेटिव मोशन में पूछता है। अब देखो, ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब फील्ड की जो स्पीड है, फील्ड वाइंडिंग की जो स्पीड है उसको हम मान लेते हैं वो है ns, ठीक है। और क्योंकि रोटर जो घूम रहा है तो इसकी भी कुछ स्पीड होगी, इसकी रोटर की स्पीड होगी, उसको हम मान लेते हैं रोटर स्पीड nr, ठीक है। रोटर की स्पीड nr होगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स पूछता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या पूछता है, ये रोटर की स्पीड हुई, अगर पूछा जाए कि रोटर की फील्ड की स्पीड क्या होगी, ये स्टेटर फील्ड वाइंडिंग की स्पीड हुई ns, रोटर की स्पीड हुई nr। अब रोटर की फील्ड की स्पीड पूछेगा, अगर रोटर फील्ड स्पीड, रोटर की फील्ड स्पीड भी ns होगी। ये हमेशा ध्यान रखना, ट्रिकी है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर रोटर की स्पीड पूछेगा तो होगा nr, रोटर फील्ड स्पीड पूछेगा तो होगा ns, और स्टेटर की फील्ड की स्पीड होगी क्या, ये भी ns होगी, क्योंकि फील्ड की स्पीड है। रोटर की स्पीड होगी nr, रोटर के फील्ड की स्पीड होगी ns। एक स्टेटर की स्पीड पूछता है, एक पूछता है स्टेटर स्पीड। स्टेटर की स्पीड क्या होगी बताओ कोई, क्योंकि स्टेटर जो है ये हमारा स्टेटर वाला पार्ट है। देखो, स्टेटर क्या है, फिक्स पार्ट है। स्टेटर क्या है, ये फिक्स्ड पार्ट है। फिक्स पार्ट, फिक्स मतलब फिक्स है, ये इधर उधर ना हिलेगा ना घूमेगा। रोटर क्या है, ये मूविंग पार्ट है। तो स्टेटर जब फिक्स है तो इसकी स्पीड क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये न चलेगा न घूमेगा। दैट मीन्स स्टेटर की स्पीड अगर पूछेगा तो वो होता है 0। स्टेटर की स्पीड अगर यहां हम लिख लें तो ये होता है 0।
लेकिन स्टेटर की फील्ड की स्पीड पूछें तो वो होगा ns। रोटर की स्पीड पूछें तो वो होगा nr। रोटर फील्ड पूछे तो उसका होगा ns। स्टेटर स्पीड पूछे तो उसका होगा 0। अब इसमें से ये चारों को मिला के इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चन पूछते हैं और मैक्सिमम आते हैं, मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं, हम भी कई बार फेस किए हैं। जैसे पूछ लेगा, सिंपल सा पूछता है कि स्टेटर फील्ड स्पीड और रोटर स्पीड के बीच रिलेटिव मोशन। स्टेटर फील्ड स्पीड के बीच और रोटर स्पीड के बीच रिलेटिव मोशन। तो स्टेटर फील्ड की स्पीड क्या है, ये ns है। रोटर की स्पीड क्या है, nr है। तो इनके बीच रिलेटिव मोशन जब पूछेगा तो जो स्टार्टिंग वाला होगा, जैसे स्टेटर फील्ड स्पीड और रोटर स्पीड के बीच रिलेटिव मोशन पूछ रहा है, तो स्टेटर की फील्ड की स्पीड पहले आएगी, जिसके बीच रिलेटिव मोशन होगा वो पहले आएगा। दैट मीन्स इसकी जो स्पीड होगी ns माइनस nr। और ns माइनस nr हम इसमें आगे जब पढ़ेंगे, जब स्लिप निकालते हैं तो ns माइनस nr इक्वल टू होता है s ns। जहां पे s जो s है वो है क्या, स्लिप, जिसको हम बोलते हैं स्लिप। ये स्लिप क्या है, ये स्टेटर फील्ड और रोटर की जो स्पीड है इसके बीच जो गैप है, गैप इन द सेंस जो हम लेंस के हिसाब से बोल नहीं रहे थे कि इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही इसमें ईएमएफ जनरेट हुआ और करंट जनरेट हुआ, जिसका ये पीछा करेगा इसको जीरो करने के लिए, लेकिन पीछा कर नहीं पाता। तो वही रिलेटिव मोशन से ये भी घूम रहा है और ये भी घूम रहा है। तो ये थोड़ा तेज घूम रहा है क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है, ये सिंक्रोनस स्पीड से नहीं घूमता है, ये इसके हमेशा पीछे रहता है। इनके बीच जो गैप है उसको हम स्लिप बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेटर फील्ड स्पीड और रोटर स्पीड का जो अगर पूछेगा कि इनके बीच मतलब रिलेटिव मोशन क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रोटर फील्ड वाइंडिंग की और रोटर स्पीड की, तो इसका आंसर होगा एस ns, ठीक है। अगर पूछ लिया रोटर फील्ड स्पीड नहीं, स्टेटर फील्ड स्पीड और रोटर फील्ड स्पीड के बीच रिलेटिव मोशन, तो स्टेटर फील्ड स्पीड क्या है, ns। रोटर फील्ड स्पीड क्या है, ये भी ns है। रिलेटिव मोशन में क्या होता है कि एक से दूसरे को हम घटा देते हैं, ठीक है। जैसे यहां इससे इसको घटाए थे, वैसे यहां इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0। ऑप्शन में 0 दिया रहेगा, 0 रहेगा, -1 रहेगा, ns रहेगा, ढेर सारा जो भी ऑप्शन रहेगा। तो इस तरह से करना है। कभी कोई पूछ लेता है स्टेटर स्पीड और स्टेटर फील्ड वाइंडिंग के बीच स्टेटर जो फील्ड वाइंडिंग का स्पीड है उसके बीच रिलेटिव मोशन बताओ। तो स्टेटर स्पीड क्योंकि पहले है तो इसका स्पीड 0 होता है। फिर स्टेटर फील्ड वाइंडिंग की स्पीड क्या है, ns है, माइनस ns। इसका ऑप्शन माइनस ns ही होगा। कहने का मतलब इसका इससे एक दूसरे से दो वैल्यू के बीच रिलेटिव मोशन पूछता है, तो जिस वैल्यू को पहले बोलेगा उसको पहले लिखना है, दूसरे वाले को घटा देना है। बस ये आपको ध्यान से नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना बार पूछा है, 1000 बार पूछा है, ये मैक्सिमम कंपटीशन में आता है कि इनके बीच रिलेटिव मोशन याद करो। तो जिसके बीच पूछा है, जिसका बात पहले कर रहा है उसको पहले लिखना है, दूसरे वाले को उससे घटा देना है। बस ये ध्यान में लिख के मतलब ध्यान में रख लेना, क्योंकि स्टेटर हमारा फिक्स पार्ट है। तो स्टेटर की जो अगर स्टेटर की स्पीड पूछ रहा है तो 0 होगा। स्टेटर फील्ड उसके वर्डिंग पे ध्यान रखना है। स्टेटर बोल रहा है तो 0 होगा, स्टेटर फील्ड बोल रहा है तो ns होगा, रोटर स्पीड बोल रहा है तो nr होगा या n होगा। रोटर फील्ड बोल रहा है क्योंकि रोटर नहीं बोला, रोटर फील्ड बोला, तो फील्ड की भी स्पीड ns होगी। इस तरह से ये चारों चीज आप याद करके रखिए और इजीली याद हो जाएगा। जिससे जिसका भी पूछे हम ऑप्शन ऐसे लगाते चले जाएंगे। ये कई बार आपको कंपटीशन में मिलेंगे भी देखने के लिए, ठीक है। तो स्लिप, यहां से अगर हम स्लिप की वैल्यू निकालें, ये हमारा एक प्रकार से ये फॉर्मूला भी है, ठीक है। यहां से स्लिप समझ गए ना,
इसके बीच जो गैप है वही है, ठीक है, क्योंकि स्पीड के बीच जैसे ये सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये उसका पीछा कर रहा है ना, तो दोनों के बीच जो गैप है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो यहां से अगर स्लिप बराबर निकालें, S इक्वल टू क्या होगा, NS माइनस NR इक्वल टू डिवाइडेड बाई NS, ठीक है। स्लिप यहां से निकल जाएगा। स्लिप से भी पूछता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है कि एट अ स्टैंड स्टिल कंडीशन पे स्लिप की वैल्यू क्या होगी। तो एट अ स्टैंड स्टिल कंडीशन मतलब कि जब हमारा मोटर स्टॉप है, स्टैंड स्टिल मतलब रुका हुआ है, दैट मीन्स हमारा उस समय जो रोटर की स्पीड है वो 0 होगी। रोटर की स्पीड यहाँ पे 0 रख देंगे, NR बराबर हम क्या रख देंगे, NR इक्वल टू 0 अगर पुट करेंगे तो NS से NS कट जाएगा। दैट मीन्स एट अ स्टैंड स्टिल कंडीशन पे जो S है वो होगा 1। ये भी कई बार पूछा है कि स्टैंड स्टिल कंडीशन पे स्लिप की वैल्यू क्या होगी। इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन बहुत पूछा है, इतना बार पूछा है, कई बार पूछा है। ये आप लोग नोट कर लो, फिर इसके फर्दर आगे हम और बताएंगे, ठीक है।